तो आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और ग्राउंड पर इंडिया न्यूज के संवाददाता भी मौजूद हैं जो पल पल की खबर बता रहे हैं। राजीव, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तमाम जितने भी नेता हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं। येदियुरप्पा को देखा, बहुत वेटरन लीडर है, वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है, क्या कहेंगे आप? एक मैसेज जरूर जा रहा है, किस तरीके से वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि यहां पर तस्वीरों में जो तस्वीरें निकल कर आई हैं बूथ से, वहां पर येदियुरप्पा पहुंचे, क्योंकि ये लगातार बात की जाती है लिंगायत के एक बड़े नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक के। कितना असर डालेंगे, क्या उनका चेहरा देखकर लिंगायत एक बार फिर से बीजेपी की तरफ आने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन ये सवाल तब अलग होते हैं जब हम गेस कर रहे होते हैं। लेकिन टीना जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। टीना जी, आपके तमाम नेता कई मुद्दों के बीच में कांग्रेस से हैं। जी पूछे रचना। मेरा कहना है राजीव, टीना कांग्रेस से हैं और राहुल गांधी का जो ट्वीट जो राशिद जिक्र कर रहे थे टीना, बहुत ज्यादा आश्वस्त राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लीडर्स हैं और ये आश्वासन उनके बोलने में नजर आ रहा है कि हाँ कांग्रेस की वापसी हो रही है, आ रही है सत्ता में। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी कर्नाटक के जितने भी वोटर्स हैं उन सबको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत उत्साहित हैं हमारे नेता, चाहे राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हो, खड़गे जी हों, सोनिया गांधी जी हों, क्या कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब ने बहुत मेहनत की है। उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता, हर एक वोटर जो है वो बहुत उत्साहित है। और हम इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 150 से ज़्यादा सीटें हम इस चुनाव में जीतने वाले हैं, क्योंकि आप 13 तारीख को देखिए। जी, बहुत से इलेक्शन एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि अंतिम समय आते आते कांग्रेस ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। आप लोगों ने बजरंग दल को बैन करने का एक ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया कि ये आपके लिए बैकफायर भी कर सकता है। अगर बजरंग दल को आपको बैन ही करना था, आप पैन इंडिया लेवल पर आपने बात क्यों नहीं की? आपने कर्नाटक में बात की है और पीएफआई के साथ जोड़ दिया आपने। देखिए, कर्नाटक की जनता बहुत समझदार है। 40% कमीशन खोरी सरकार जो है वो कर्नाटक अब नहीं चाहती है। कर्नाटक जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है, वो कांग्रेस पार्टी देने वाली है। और उनकी जो 5 गारंटी, जी मैं बताने वाली हूँ, मैं बता रही हूँ, आगे बताती हूँ। जिस तरीके से 5 गारंटी दी, जी 5 गारंटी देने की बात की है, उस पर विश्वास है। और बजरंग सवाल जो आपने पूछा बजरंग दल पर, मैं उस पर आती हूँ। जिस तरीके से बजरंग दल पर बैन करने की बात जो की गई है, हमने देखिए किस तरीके से बजरंग बली जी के बारे में नहीं बोला, हमने कहा बजरंग दल, वो भी एक ऐसी नफरती वही सवाल पूछा टीना जी माफी चाहता हूँ। राशिद आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने पैन इंडिया बात क्यों नहीं की, केवल कर्नाटक को लेकर बात क्यों की है? और अगर ऐसा भी रहा तो पीएफआई के साथ आपने उसको एसोसिएट क्यों किया? पीएफआई पहले से ही देशव्यापी बैन की गिरफ्त में है। देखिए, हमने कोई एसोसिएट नहीं किया। हमने कहा कि हम ऐसे जितने भी संगठन हैं उन सब पर कार्रवाई करेंगे। और ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं, जहां जिस तरीके से, ठीक है, मैं एकदम फेस वैल्यू पे ले लेता हूं। डॉक्टर टीना, एक केस बताएगा, सिर्फ एक, जहां पर बजरंग दल के खिलाफ कोई भी आतंकी गतिविधि में लिप्त होने का केस है। एक केस बताइएगा आप मुझे, मैं अपनी डिबेट हार जाऊंगा। एक केस। देखिए, एक केस डॉक्टर टीना, आप मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय पर जिस तरीके से एक तरीके से हमला किया गया, क्या ये कम नहीं है? एक तरीके से हमला किया गया, सबको दिख हमला रहा है करना कि एक तरीके से हमला करना अलग होता है। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा आतंकी गतिविधि, पीएफआई आतंकी गतिविधि में लिप्त, 14 फरवरी एंटी-सीए प्रोटेस्ट में लिप्त, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट में लिप्त, बजरंग दल के खिलाफ एक देश विरोधी गतिविधि, एक मात्र एक। डॉक्टर टीना, मैं हार जाऊंगा। आप मेरी बात सुनिए, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, हमने थोड़ी ना बोला था। वो भाजपा में है, उनसे जाके सवाल पूछिए। ये मैं सवाल आपसे पूछूंगा ना, यानी मैनिफेस्टो से आपसे बात ना करूं, यानी मैं मैनिफेस्टो पर आपसे बात ना करूं। चलिए ठीक है, आप जवाब नहीं दे पाए इस बात का, आप यही बता दीजिए। प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, आपके भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, देश के हैं, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं। उन्हें सांप तक कह देना जायज है क्या? उन्हें विष वाला कह देना जायज है क्या? देखिए, जो आपने मुझसे पहले पूछा मैं उसका जवाब दे देती हूँ।
एक मिनट में जवाब दे रही हूँ। 14 फरवरी को बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, देख लीजिए पार्कों में किस तरीके से भाई बहन भी अगर कहीं बैठे मिल जाएंगे तो उनके साथ पीएफआई आतंकवादी, माफी चाहता हूं टीना जी, मैं अंतहीन तर्क नहीं, पीएफआई जिस तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, राशिद का सीधा सा सवाल है, क्या कोई एक भी आतंकवादी घटना बजरंग दल के खिलाफ आपके भी राज्यों में जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं दर्ज हुआ क्या? देखिए कितने सारे केसेस हुए हैं, लेकिन आज तक भी कभी कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि इन संस्थाओं पर जिस तरीके से भाजपा का कब्जा है, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन पर भी जिस तरीके से आप टीना जी मुद्दे पर आ ही नहीं रही है, आप सीधा सा जवाब ही नहीं दे रही है। इसका मतलब माना जाए कि आपके पास जवाब ही नहीं है। आपने सिर्फ मैनिफेस्टो में रखना था इसलिए रख दिया, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर अब कांग्रेस खुद गिरती हुई नजर आ रही है। आपके पास सीधा जवाब नहीं है, आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए। हम इन संगठनों पर कार्रवाई भी करेंगे। राहुल लाल का रुख कर लेता हूं। राहुल लाल मेरे साथ हाथ उठा रहे हैं। राहुल लाल, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के सहारे बहुत बेहतर कर रही थी। कांग्रेस ने 40% पेसीएम के जरिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया। ईश्वरप्पा मंत्री थे, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था, लेकिन फिर भी जानबूझकर इस मुद्दे को टच करना, बजरंग दल के इश्यू पर आना और रहा सहा जो पूरा मैदान था वो बीजेपी को खेलने के लिए दे देना उसी की पिच पर, ये कांग्रेस की नाकामी नहीं रही क्या? राहुल लाल, क्या स्थिति है बजरंग दल और पीएफआई के बीच में? देखिए दोनों के दोनों सांप्रदायिक, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में तुलना की है वो आतंकी संगठन के आधार पर नहीं की है, वो सांप्रदायिक संगठन के आधार पर की है। मैसेज तो कुछ और चला गया ना। जो मेहनत थी जो बीजेपी के खिलाफ। एक बात ये बताएं, एक मिनट रुकिए राहुल लाल, सांप्रदायिक का सर्टिफिकेट आप बांटेंगे या कांग्रेस वाले बांटेंगे? नहीं देखिए, इस देश में सबसे बड़ा दर्द यही है कि सांप्रदायिक या गैर सांप्रदायिक, कम्युनल या सेक्युलर, ये जो सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से बांटे जाते हैं। राहुल लाल, ये आप भी जानते हैं। गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर तमाम आप देखिए आरोप हैं। ऐसे आरोपों की कोई कमी नहीं है। देखिए पीएफआई के ऊपर सबसे प्रमुख आरोप क्या है कि 2047 तक वो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो बिल्कुल गलत था। हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है। इसी तरह से बजरंग दल के ऊपर भी हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप लग रहा है। वो उसके लिए गलत तरीकों का गुंडागर्दी का बजरंग दल ने कभी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बना दो। मैं जानता हूं बजरंग दल, मेरी बात सुनिए ना, मैं तो उस जमाने का हूं जब बजरंग दल की बुनियाद रखी गई। जब बजरंग दल की बुनियाद अयोध्या में रखी गई तब से लेकर के आज तक मैंने बजरंग दल को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। कहा यह जाता है देश की संस्कृति बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए बजरंगियों की एक सेना होगी, हनुमान जी की एक सेना होगी जो संस्कृति की रक्षा करती रहेगी। बस सीधी सी बात है भाई। लव जिहाद के खिलाफ ही तो बोलते हैं, धर्मांतरण के खिलाफ ही तो बोलते हैं। वो धर्मांतरण जो अपने स्वार्थ सिद्ध करके बोला जाता है। डॉक्टर टीना, एक बार फिर से आपके पास में मैं आता हूं। भाई कर्नाटक में आपने राज किया है, आप वादा ये आपने किया सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे देंगे, पहले क्यों नहीं दी? हर महिला मुखिया को 2000 देंगे, पहले क्यों नहीं दिया? बीपीएल के हर एक को हर महीने में 10 किलो अनाज मिलेगा, पहले क्यों नहीं दिया? पहले कर्नाटक की इतनी चिंता क्यों नहीं की? कर्नाटक में लंबे समय तक आपने राज किया है, तब क्यों नहीं आपने चिंता की? देखिए चाहे हमारी हिमाचल में सरकार हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, आप जाकर देखिए, वहाँ की जनता से पूछिए किस तरीके से 500 में, राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि 400 का सिलेंडर जब कांग्रेस की सरकार में था तो ये लोग बार बार क्या कहते थे, वोट डालने से पहले, नहीं वोट डालने से पहले एक बार सिलेंडर को जय करके जाइए, सिलेंडर के आगे झुक कर जाइए, ये मोदी जी की स्टेटमेंट थी। आज जब जनता कर्नाटक की जा रही है तो वही हालत हो गई है। अब 1200 का सिलेंडर के आगे जय करके वोटर जा रहे हैं वोट डालने के लिए। दल पर क्यों पहुंच गए? ये तो बैकफायर कर सकता है आपके लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इस मुद्दे को जनता ने भी हाथों हाथ लिया है। देखिए कोई बैकफायर नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार की सरकार को कर्नाटक जो है वो खदेड़ना चाहती है। वो चाहती है क्योंकि आप देखिए कि इस चुनाव में पूरे देश की जनता टकटकी लगाए देख रही है। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जिस तरीके से कर्नाटक में आप सोचिए कि एक कांस्टेबल के लिए 10 लाख रुपए, सोचिए एक गरीब आदमी पढ़ लिख कर नौकरी चाहता है, 5 साल में सरकार बदलने का फॉर्मूला है, प्रोफेसर बनना चाहता है, 50 लाख। हालांकि हिमाचल में आपको फायदा हुआ था, कर्नाटक से आप कितनी उम्मीद कर रही हैं?
बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद नहीं, हमें तो पूरी आश्वस्त हैं हम पूरी तरीके से। 150 से ऊपर हमारी सीटें होंगी और हम बहुत उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। और इस देश, मैंने पहले कहा, देश की जनता बीजेपी जो है और थोड़ा सा कांग्रेस कम पूरे दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, जबकि कांग्रेस उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है सोशल मीडिया पर और यूं टीवी डिबेट्स में भी वो कह रहे हैं 150 सीट हम कम से कम जीतेंगे। अरविंद मोहन सर, यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लेने की कोशिश तो थी। मल्लिकार्जुन खड़गे शुरुआत करते हैं जहरीले सांप से, उसे भी बीजेपी ने हाथों हाथ भुना लिया। पीएम ने मंच से कह दिया कि देखिए मुझे फिर से गाली मिल रही है, आप लोग वोट से जवाब दीजिएगा। बीजेपी इन्हीं मुद्दों को भुनाना बहुत बेहतर तरीके से जानती है। बजरंग दल बैन करने की बात मंच से कही मैनिफेस्टो में, तो बजरंग बली से उसे जोड़ लिया गया और जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जय श्री राम के नारे लगे। बीजेपी जानती है कि कांग्रेस अगर कोई बड़ा दावा करेगी या बड़ा सवाल बीजेपी पर करेगी तो बीजेपी उसका जवाब कैसे देगी। जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की यही चीजें बैकफायर करने वाली हैं, नुकसान हो सकता है। जो पहले के रिसर्च में ऐसा नहीं था, पहले वो नुकसान नहीं हो रहा था, इन बयानों से नुकसान हो सकता है। देखिए, बयान को हम लोग थोड़ा अलग ढंग से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बजरंग दल बैन का निशाना बजरंग दल नहीं है, जेडीएस था और जेडीएस है अभी भी। असल में पुराने मैसूर के मुस्लिम वोटों को पोलराइज करना अपने हाथ में, वो जेडीएस की तरफ न जाएं, असली निशाना वो है, असली निशाना बजरंग दल नहीं है। एक सिग्नल उधर देना है कि हम जेडीएस की तुलना में ज़्यादा सेकुलर हैं। तो इसका लाभ कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन नुकसान दिख रहा है कि बीजेपी के हाथ एक मुद्दा आ गया। लेकिन बीजेपी की भी मुश्किल ये है कि पूरे कर्नाटक में चुनाव कहीं भी अभी तक कम्युनल लाइन पर जाता नहीं दिखाई दे रहा है। जिस अरविंद जी, अगर कर्नाटक के 6 क्षेत्रों को देखा जाए तो ओल्ड मैसूर, बेंगलुरु और हैदराबाद कर्नाटक, यहां पर पिछले चुनाव में जोर रहा था कांग्रेस का। लेकिन मध्य कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक और तटीय कर्नाटक यहां बीजेपी का जोर रहा था। लेकिन हैदराबाद कर्नाटक जहां 40 सीटें आती हैं वहां कांग्रेस ने 21 सीटें जीती और इस बार जी जनार्दन रेड्डी, जिन्होंने बीजेपी को छोड़ा, वो एक नई पार्टी बनाकर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की उम्मीदों को जी जनार्दन रेड्डी हैदराबाद कर्नाटक में तोड़ पाएंगे? क्या कांग्रेस को वो उम्मीद की सीटें नहीं मिल पाएंगी इस बार? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है रेड्डी बंधुओं का असर बहुत कम सीटों पे है और कुछ उनके धन के चलते उनका प्रोपोर्शन कुछ ज़्यादा किया गया है। ये जो तटीय कर्नाटक वाली बात है ना, वहाँ पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा रहा है, लेकिन इस बार वो भी पोलराइजेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम बजरंग दल के बैन के इशू को बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा न माने। बीजेपी ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन कहीं से पोलराइज होता चुनाव नहीं दिखाई दे रहा है।